आपको पता है जब हमारा डिनायल ब्रेक होता है तो हमें बड़ी तकलीफ़ होती है। अक्सर पेशेंट्स फैमिली मीटिंग्स में जब रोते हैं ना 20th 25th 30th डे पर, तो ये एक तो उनके विड्रॉल की निशानी हो सकती है, एक उनके इस चीज़ की निशानी भी हो सकती है कि इनको रियलिटी चेक्स मिल रहे हैं कि हालात ख़राब हैं, या इनको रियलिटी चेक्स मिल रहे हैं, इनका डिनायल टूट रहा है कि सब ठीक था का जो डिनायल है ना वो टूट रहा है। और ये एक बड़ी अच्छी चीज़ होती है। फैमिलीज़ कहती हैं मत रो, क्यों रो रहे हो, ना करो ऐसे। पेशेंट्स खुद भी कहते हैं कि मैं नहीं रोना चाहता, और वो छुपाते हैं उस चीज़ को, हालांकि छुपाना नहीं चाहिए। देखिए अगर एक इंसान पहले नशे में था और उसके हालात इतने ख़राब थे और तब वो उड़ते फिर रहे थे और उनको कोई परवाह नहीं थी क्योंकि एक सब्सटेंस ने सपोर्ट किया हुआ था। अब जब नशा वगैरह उतरा है सारा साइड से, अब शेव भी नहीं होती, अब हाइजीन का ख्याल भी नहीं रखा जाता, अब रोना भी आता है। तो मुझे बताएं एक इंसान जिसको ये खबर मिले कि उसका सब कुछ बड़ा नुकसान हो चुका है, तो उसकी ऐसी कैफियत नहीं होती। तो ये तो सिंक कर रही हैं चीज़ें, ये तो कॉन्ग्रुएंस है, ये तो नॉर्मल है। अगर फिर भी किसी इंसान को कोई रियलिटी चेक नहीं मिल रहा और हालात वैसे के वैसे ही हैं कि आंखें माथे पर ही हैं और फैमिली के साथ रूड होकर ही बात करते हैं, ये है ज़रा एक नॉर्मल सी चीज़ कि आपको जब रियलिटी चेक मिले तो आपको परेशान दिखना चाहिए। इसमें कोई फ़िक्र की बात नहीं। जिस तरह यहाँ पर इंटरवेंशंस जब प्रेजेंट होते हैं तो उसका एक बड़ा अहम प्रोटोकॉल है कि आपने नहीं बोलना बीच में। मुझे बताएं वो क्यों है? यानी आज सिर्फ फैमिली बोले कि चाहे गलत बोल रही हैं कोई बात नहीं, बाद में क्लियर करेंगे, आज नहीं बोलना। क्यों है वो? एक तो ये चीज़ कि आप सुन सकें, आप अवेलेबल हो, ताकि आपको शर्मिंदा कर सकें। क्योंकि अगर हालात है ना शर्मिंदा होने वाले तो फिर रो लेना चाहिए, अगर हालात हो गए हैं रोने वाले तो फिर रो लेना चाहिए। ये गलत बातें हैं जो भी हम कहते हैं ना कि दिल पे ना लेना। अक्सर फैमिलीज़ की कोशिश और ख्वाहिश होती है कि हम बोल दें ये सारी चीज़ें, ये बस दिल पे ना ले। तो हम कहते हैं नहीं, आज की जो मीटिंग है ना ये दिल पे लगाने के लिए है। सुनाएं उन्हें वो बातें, बड़े प्यार से सुनाएं, बड़े अच्छी तरीके से लिखी होती हैं, उसमें कोई तू का वर्ड नहीं इस्तेमाल होता, उसके अंदर कोई ऐसा वर्ड नहीं इस्तेमाल होता जिससे कि उनको लगे कि हमारी इज्जत नहीं कर रहे। लेकिन उसके अंदर बड़ी कड़वी सच्चाइयाँ होती हैं कि ये कुछ आप करते थे और हो लें अब इस पे शर्मिंदा, और इस शेम को एम्ब्रेस करें और हील करें। हाँ जी, इंटरवेंशन पहले काउंसलर के सामने प्रेजेंट होता है ना उनके ऑफिस में, उसके बाद फिर आप ऊपर पेशेंट्स के साथ शेयर करते हैं कि जी ये मेरे लिखा है मेरे घर वालों ने, और आप भी रिलेट करें मुझसे, क्योंकि जिस बीमारी में मैं हूँ उसी बीमारी में उस्मान साहब हैं। अगर मेरी फैमिली ने ये लिख दिया है तो इसका मतलब है कि आपकी फैमिली में भी यही चीज़ें होती होंगी मोर और लेस। तो फिर वो एक ग्रुप में एक शेम हीलिंग हो रही होती है कि अच्छा चलो आओ मिलकर जो है ना हम अब ये सोचते हैं कि आइंदा नहीं ये सब कुछ करना। क्योंकि जब हम अपना कोई गलत किया हुआ काम ओपनली बता देते हैं ना और आंखों में शर्मिंदगी होती है, तो फिर ये एक चीज़ है ना, इस चीज़ की निशानी है कि हमारा आइंदा वो गलती करने का इरादा नहीं है। जैसे अगर कोई इंसान ने कभी चोरी की हो और उसको लगे कि नहीं मुझे बहुत गिल्ट हो रही है, मुझे बड़ी शर्मिंदगी हो रही है, मैंने क्यों कर लिया, और वो बता दे कि एक बात सुनो, मैंने ना तुम्हारे पर्स से या फ़लाँ जगह से पैसे चुराए थे या फ़लाँ जगह से कोई रिंग उठा ली थी मैंने, उस वक्त मेरे साथ ये मसला था, लेकिन मैं अब ये चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि आई एम सो सॉरी, मैं आइंदा नहीं करूँगा, और ये मेरी चीज़ें हैं। अब ये चीज़ सबसे बड़ी इस तरफ निशानी है कि इस बंदे का आइंदा वो काम एटलीस्ट करने का इरादा नहीं है। या मेरे से गलती से बाजी सिगरेट पी गई, मैंने सिगरेट पी ली या मैंने नशा कर लिया, तो डॉक्टर साहब को भी या काउंसलर्स को भी कि मुझसे गलती हो गई है इस बारे में, तो जी मैं हाजिर हूँ, मुझे बताएं कि मुझे क्या मदद दे सकते हैं आप। तो ऐसे मौके पर मैंने अक्सर देखा है, अब ये ना हो कि पेशेंट डिलिबरेटली ये करके आना शुरू हो जाए कि मैं सब साहब ने तो कहा था कि इंडोर नहीं होता। यानी ऐसे मौके पे जब वो अपने आप को मुकम्मल दस्तयाब कर देते हैं ना और अनकंडीशनल अवेलेबिलिटी अपनी शो करते हैं, तो ऐसे मौके पे बस उनसे बातचीत कर ली जाती है, कोई और स्किल सिखा दी जाती है कि अच्छा आप आते रहें, इंडोर नहीं करेंगे आपको। लेकिन पेशेंट्स हमारी इस बात को याद रख लेते हैं कि इंडोर नहीं करेंगे, अपनी साइड का एक भी काम पूरा नहीं करते। ना वो अनकंडीशनल अवेलेबल होते हैं, ना ही वो चलें कंडीशन के साथ भी अवेलेबल नहीं होते, मतलब उस वक्त तो एजेंडा ही बिल्कुल बदल गया होता है। तो शेम और इन सारी चीज़ों से हमने और आपने अपने आप को निकालना है, और जहाँ पर हम अपने गोल से इधर उधर होने लगे ना, तो हमने वापस अपने आप को खींच कर लेकर आना है गोल पर। अगर हम नहीं ला सकते तो हेल्प ले लें किसी ऐसी जगह से जहाँ से मिल सकती हो। जी सारिक साहब, आपने भी कहा कि अब वो दिन आ गए हैं कि अब बस बहुत हो गई है।
तो इस चीज़ से ना घबराएं कि विलिंग वेस्ट के रूल सख्त या हम लोग यहाँ पे एंटरटेन नहीं करते। जितनी ज़रूरत होती है उससे कभी कभार ज़्यादा ही कर देते हैं, लेकिन जो हमारा मेन काम है ना, हमें उससे नहीं इधर उधर होना चाहिए। और हमारा गोल क्या है कि हम क्रेविंग्स को मैनेज करना सीख लें, अपने ताल्लुकात बेहतर कर लें, हम नशे से जान छुड़ा लें, तरीके सीख लें कि कैसे नशे से जान छुड़ानी है, सोबर ज़िंदगी क्या होती है वो सीख लें, कैसे गुजारते हैं। हम जितने मर्ज़ी काम कर लेना, हमें इन 5-7 चीज़ों से बिल्कुल इधर उधर नहीं होना चाहिए जिस मकसद के लिए हम यहाँ पर आए थे। देखें, बाकी सारे काम हो जाएंगे ना, यानी आपको यहाँ पर 24 घंटे के लिए एंटरटेनमेंट का की बड़ी डोज दे दी जाएगी। आपको यहाँ आपकी मर्ज़ी का खाना मिल जाएगा, आपको यहाँ फ़ोन और ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आप हमसे बड़े खुश हो जाएंगे। लेकिन सिर्फ वही काम ना हो सके जिसके लिए आप लोग आए थे, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा ना उन दिनों का जो आप लोगों ने इन्वेस्ट किए, ना हमारी मेहनत का होगा कोई फ़ायदा उस्मान साहब। तो सीख लेते हैं। मैं वैसे कह रही हूँ कि अगर हम कर भी लें तो जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, अभी मतलब देखें, इंटरप्रिटेशन ही है ना, मेरी डिफरेंट है, आपकी डिफरेंट होगी। मेरा ख्याल है कि एट टाइम्स हम ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स को साइड पे करके बड़ी कोशिश भी कर लेते हैं कि चलें किसी तरह दिल लग जाए उमर साहब का, किसी तरह आप चेहरों पर आप लोगों के स्माइल आ जाए, लेकिन नहीं आती। क्योंकि आप लोग जो चाह रहे होते हैं वो सिर्फ एक ही चीज़ होती है, चाहे कॉन्शियसली चाहे अनकॉन्शियसली, वो वही होती है जो हमने और आपकी फैमिली ने मिलकर आपसे छीन ली है। और वो क्या होती है? ड्रग्स होती हैं। अब चाहे आप लोगों को फॉर द टाइम बीइंग लग ना रहा हो कि नहीं नहीं मिस, मुझसे तो बेशक कसम उठवा लें, मैं तो नशा नहीं चाहता, लेकिन अंदर कहीं वही चीज़ होती है छुपी हुई कि जो वो मज़ा था ना, वो बहुत अच्छा था। क्योंकि जो हमारा ब्रेन है ना, वो डिज़ाइन ही ऐसे हुआ है कि वो मज़े को या अच्छी यादों को बड़ा बढ़ा चढ़ा कर याद रखता है और बुरे दिनों को या तंगी को भूल जाता है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि इंडोर में कितनी तकलीफ़ होती है ना आप लोगों को, इतनी तकलीफ़ से सुबह शाम हम आपको देखते हैं, आप रह रहे होते हैं, गुजर रहे होते हैं टाइम्स। लेकिन जब आप जैसे ही आउटडोर्स होते हैं ना, विद टाइम आपका ब्रेन ये यादें सारी भुला देता है। लेकिन वो जो नशे का मज़ा होता है ना, या वो जो यूफोरिक रिकॉल्स होते हैं, वो हमेशा उतने बड़े बड़े ही प्रिंट रहते हैं दिमाग में। अब ये मेरे और आपके दिमाग का डिज़ाइन है ऐसा, यानी हमें इस डिफ़ेक्ट के साथ ही गुजारा करना पड़ेगा कि हमें बुराइयां भूल जाएंगी और हमें जो मज़े होंगे वो बहुत बड़े बड़े याद होंगे। इसीलिए तो फैमिली जब हमें बता रही होती है ना, चाहे पेशेंट ने कितने ही क्राइसिस क्यों ना किए हों अपनी बीमारी में, जब वो बताती हैं ना, तो साथ इतनी ज़्यादा ढेर चीज़ें बताने के बाद ये भी उनको याद होता है कि आज से 4 साल पहले इसने एक बार मुझे मुस्कुरा कर भी देखा था, या फलां मौके पर इसने मेरे से अच्छी बात भी की थी। तो वो याद रह जाता है हमारे ब्रेन कि अब ये एक आप डिफ़ेक्ट समझ लें, उसका डिज़ाइन समझ लें कि वो ऐसा ही बनाया गया है। मैं बात कर रही थी गोल डायरेक्टेड परसिस्टेंस की, जिसमें हमने देखा कि ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। जैसे हमने बात की, कोई भी टास्क असाइनमेंट हम शुरू तो कर लेते हैं, कंप्लीशन तक नहीं पहुँच सकती। अब ये चीज़ बड़ी छोटी सी लग रही है, लेकिन इसके इतने नुकसानात हैं हमारी लाइफ में अगर हम ये स्किल नहीं सीखेंगे कि हमने काम को मुकम्मल कैसे करना है। उसके अलावा जी, क्लीनिंग द डिशेज़ और अदर असोर्टेड चोर्स, यानी कोई भी ऐसे काम जो हमने शुरू किए हों लेकिन हम उन्हें कंप्लीट ना कर सकें, यहाँ पर इसकी हमें ज़रूरत पड़ती है। होता है ना, आप लोग रिलेट कर पा रहे हैं इन एग्जाम्पल से कि कैसे हम कोई काम शुरू कर देते हैं लेकिन मुकम्मल नहीं कर पाते, क्योंकि बीच में हम अपने गोल से इधर उधर हो जाते हैं और हमें कोई और चीज़ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है, ये चीज़ बड़ी बोरिंग होकर हम इसे छोड़ देते हैं। इसके अलावा आपने कोई चीज़ लेनी हो, फॉर एग्ज़ाम्पल एक आपने कोई बड़ी एक्सपेंसिव सी चीज़ खरीदनी है, गाड़ी ख़रीदनी हो, और उसके लिए आप सेव कर रहे हैं, पैसे करते जा रहे हैं, फिर बीच में एक पॉइंट आ जाता है, या चलें कोई और एग्जांपल अगर आप लोगों को ज़्यादा इसके लिए सूट करे, एक पॉइंट आ जाता है जब आप कहते हैं कि अच्छा बस अब दिल भर गया, अब ये पैसे कहीं और लगा देते हैं, या उस टाइम कोई और चीज़ होती है जो आपकी आपकी अटेंशन का वो बन जाती है सेंटर, और आप अपने मेन गोल से बिल्कुल इधर उधर हो जाते हैं। हंजला साहब रिलेट कर रहे हैं कि 4 दिन लगता है कि अब तो फैमिली को खुश कर देना है, अच्छी बातें करनी है, लेकिन फिर 4 दिन करने के बाद थक जाते हैं, फिर 5वें दिन फिर धमकी निकल आती है गलती से, या कोई ऐसी चीज़ हो जाती है। अच्छा, उसके बाद कोई भी हमने कोई बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करना हो, हम उसमें अपने आप को इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन हाफ वे थ्रू हमारी अटेंशन जो है ना वो कहीं और चली जाती है, क्योंकि हमें वो कोई और काम ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगना शुरू हो जाता है। जैसे मैंने रिकवरी की एग्जांपल दी कि जब कोई पेशेंट
डिटॉक्स से गुजरते हैं और वो डिटॉक्स के प्रोसेस से गुजर जाते हैं और उसके बाद उनको एक बड़ी अच्छी रियलाइजेशन और इंसाइट मिलती है अपनी बीमारी के बारे में। तो पार्टिसिपेशन भी बहुत ज़्यादा होती है, मोटिवेशन भी बहुत ज़्यादा होती है, फैमिली मीटिंग्स भी बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन फिर ये एक पैटर्न है जो देखा जाता है कि फिर कुछ देर के बाद या कुछ दिन के बाद ग्राफ थोड़ा नीचे आना शुरू हो जाता है, लो रहना शुरू हो जाते हैं या उस रूटीन से बोर हो जाते हैं कि अब यही करते रहें। या जैसे आउटडोर्स में अभी कुछ दिन हुए होते हैं, आउटडोर्स हुए तो 3 बजे ऑन द डॉट पेशेंट्स यहाँ पर होते हैं अपनी फैमिलीज के साथ, एट टाइम्स उससे पहले भी लंच यहाँ आके कर रहे होते हैं। लेकिन फिर 10 दिन 20 दिन 30 दिन गुजरते हैं तो फिर वो 3 बजे का टाइम कहाँ चला जाता है, 3:30 4 बजे, फिर 4:30, फिर कुछ दिन आते हैं कि वो कहना शुरू कर देते हैं कि 3 दिन जाएंगे बस जब डॉक्टर साहब का सेशन होता है। अब ये वो सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें यानी गोल डायरेक्टेड परसिस्टेंस, यानी ऐसी परसिस्टेंस जो हमें गोल की तरफ डायरेक्शन हमारी रखे, इस ये हमारे अंदर एज अ वीकनेस एग्जिस्ट कर रही है। हमें ये सारे रेड फ्लैग्स नोट कर लेने चाहिए कि मेरे अंदर जो ये स्किल है ना, ये एज अ वीकनेस यानी कमज़ोरी के तौर पर एग्जिस्ट कर रही है। तो फिर मुझे इसके बारे में कुछ करना चाहिए, मुझे इसकी मैनेजमेंट पर काम करना चाहिए कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं अपने गोल से हटूं ना, क्योंकि ये सिर्फ गोल रिकवरी में नहीं होगा। यानी फिर आप ज़िंदगी में कोई भी काम शुरू करेंगे आप उसको हाफ वे थ्रू छोड़ देंगे, क्योंकि ये आपकी एक पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाती है चीज़, क्योंकि हमने सीखा ही नहीं होता टास्क कंप्लीशन। जो मैंने बात की कि एक बाकायदा स्किल है सीखने वाली, लेकिन हम नहीं सीख पाते XYZ रीजंस की वजह से। कभी कभार हमें पता ही नहीं होता कि ऐसी कोई स्किल्स एग्जिस्ट भी करती हैं। अच्छा, एक स्टडी है जो मैं आपसे शेयर करूँगी कि एक बेसिकली तो वो एक टीचर थी, बट बाद में वो एक साइकोलॉजिस्ट यानी बन गई थी, बहुत काबिल साइकोलॉजिस्ट थी। उन्होंने वो जब एज अ टीचर काम कर रही थी किसी स्कूल में, अमेरिकन स्कूल में, तो उन्होंने देखा एक चीज़ जिसने उनकी अटेंशन ले ली सारी, कि उनके जो मैथ्स पढ़ाती थी कि उनके जो बच्चे हैं ना क्लास में, उसमें बड़ा फ़र्क है उनकी पोजीशन और ग्रेड्स में। ज़ाहिर है हर क्लास में यही होता है, हम जब से स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते आ रहे हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो बड़ा हाई स्कोर लेते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो बस एवरेज और कुछ बार बार फेल हो रहे होते हैं। तो वो उनके ग्रेड्स का कंपैरिजन कर रही थी उनके आईक्यू के साथ, यानी ग्रेड्स का कंपैरिजन कर रही थी उनके आईक्यू के साथ, और उनको इस चीज़ ने काफ़ी हैरान किया कि ये सिर्फ आईक्यू नहीं है जो कि ज़्यादा ग्रेड्स या कम ग्रेड्स लेकर आ रहा है। यानी उन्होंने इस तरह से इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया कि कुछ उनके बहुत ब्राइट स्टूडेंट्स भी एट टाइम्स फेल हो रहे हैं, और कुछ उनके ऐसे स्टूडेंट्स जो बिल्कुल पास हुआ करते थे पूरे पूरे परसेंटेज पर, वो भी बहुत हाई स्कोर कर रहे हैं। तो मुझे बताएं बीच में मामला क्या होगा, मसला क्या होगा, क्या चीज़ होगी जो इन दोनों को इस तरह से अलग अलग कर रही होगी कि अच्छे ब्राइट स्टूडेंट्स भी एट टाइम्स बहुत बुरे ग्रेड्स के साथ आ रहे हैं, और ऐसे एवरेज स्टूडेंट्स भी एट टाइम्स बहुत हैरानकुन ग्रेड्स के साथ आ रहे हैं। तो कुछ तो होगा ना बीच में। जो फिनोमिना उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था ना, या इन्वेंट किया था, वो था ग्रिट, GRIT, ग्रिट। उससे पहले मैं बता दूं कि वो कुछ इन जगहों पर गई थी, जिस तरह वेस्ट पॉइंट मिलिट्री एकेडमी में, स्पेलिंग बी कंपटीशन में, रूकी टीचर्स में, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, कि जाकर उन्होंने देखा था कि कौन से ऐसे लोग हैं, यानी यहाँ पर सक्सेसफुल कौन है और कैसे है। बात शुरू हुई थी उन बच्चों के ग्रेड से, और उसके बाद उन्होंने अपनी इस पे पूरी रिसर्च करना शुरू कर दी थी कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो कौन होते हैं। क्या वो लोग होते हैं जो अपने एकेडमिक ईयर्स में बहुत एवरेज से स्टूडेंट्स रहे होते हैं? क्या वो लोग होते हैं जो बहुत हाई ग्रेड्स लिया करते होते हैं? फिर वो रूकी टीचर्स के बारे में उन्होंने एक पूरी रिसर्च की कि जितने भी ऐसे टीचर्स हैं वो कितना लास्ट करते हैं अपनी इस फील्ड में, या वो बिल्कुल अपनी फील्ड छोड़कर किसी और प्रोफेशन में चले जाते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में लोग जो हैं, जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं, वो कितनी देर तक स्टिक करते हैं अपनी ड्यूटी अपने काम के साथ, या वो बीच में रिज़ाइन कर देते हैं, किसी तरह से उनको निकाल दिया जाता है। तो जो सक्सेस रेट है वो क्या है, यानी कितने ऐसे लोग हैं जो सक्सेसफुल है और उसकी वजह क्या है? क्या वो बहुत ज़हीन है? क्या ये वजह हो सकती है? क्या वो बहुत गुड लुकिंग है? ये वजह हो सकती है? क्या उनको 3-4 लैंग्वेजेस आती हैं? ये वजह हो सकती है? तो जब ये सारी वजूहात नहीं हो सकती, तो फिर एक वजह है जो एक स्पेसिफिक जो चीज़ सामने आई थी, वो ये थी कि ग्रिट एक ऐसी चीज़ है, GRIT, ग्रिट, जो इटसेल्फ एक वर्ड है और इसके बहुत सारे मीनिंग्स हैं। मैं बताती हूँ इसके क्या क्या मतलब हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जो हर उस बंदे में पाई गई थी जो भी सक्सेसफुल था, या जो भी हाई अचीवर था, या जो भी चलें अचीवर था।
यानी ये वो परसिवियरेंस होती है, ये वो डेडिकेशन होती है, ये वो कमिटमेंट होती है जो आप अपने काम के साथ रखते हैं, चाहे आपका मूड अच्छा हो, चाहे आपका मूड अच्छा ना हो, चाहे आप मोटिवेटेड हो, चाहे आप बिल्कुल मोटिवेटेड ना हो। यानी जो कंसिस्टेंसी है ना, या जो कॉन्टीन्यूटी है आपके काम की, कि जारी रखना है बहरहाल इस काम को, ये एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट्स लेकर आती है। हम बहुत दफ़ा इस स्टेज से ये बात कर चुके हैं कि दिल की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। सलमान साहब, आपका दिल है नहीं है, आपको रिकवरी मिल जाएगी अगर आप वो काम करते रहेंगे जो इसके लिए रिक्वायर्ड है। उस्मान साहब, आप मोटिवेशन नहीं है, चले मोटिवेशन माइनस में है, लेकिन आपको रिकवरी मिल जाएगी, आपको सोब्राइटी मिल जाएगी अगर आप वो सारे काम करते रहेंगे जो आपको चाहिए, जो आपको करने चाहिए। जिस तरह इतना अरसा हो गया आपने सिगरेट तो नहीं पी, कोई दिल नहीं था, दिल था आपके सामने पड़ी होती, शायद आप फ़ौरन पी लेते, जो भी था किसी तरह से आपको दूर रखा गया, हो गया ना ये काम। आपका दिल है, आपका दिल नहीं है, आप एक स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे तो आप रिजल्ट्स की तरफ पहुंच ही जाएंगे। तो ये एक वो चीज़ थी, यानी अब गोल डायरेक्टेड परसिस्टेंस से हम ग्रिट को कंपेयर करते हैं कि ग्रिट एक ऐसी चीज़ है जो आपको हमेशा आपकी डायरेक्शन उस तरफ रखेगी कि ये मुझे अल्टीमेटली चाहिए और इसके बगैर मेरा कोई गुजारा नहीं मैं अफोर्ड नहीं कर सकता अपनी मोटिवेशन या अपनी विल पावर पर रिलाई करना। क्यों अब्दुल रहमान साहब, आप अफोर्ड कर सकते हैं? किसी दिन दिल नहीं भी करेगा यहाँ आने को तो क्या करेंगे? अभी तो बड़ा आसान लग रहा है ना, मैं आपको बताऊँ ये बड़ी मुश्किल चीज़ है जो हम अपने आप से या एक दूसरे से एक्सपेक्ट कर लेते हैं। दिल के बगैर हम कुछ नहीं करते, हम जितना मर्जी कह लें कि दिल की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, हम दिल पर ही चलते हैं ना। पिछले दिनों एक पेशेंट ने कहा था, मैंने उनसे सवाल किया यहीं ग्रुप में अपने सेशन में कि दिल की कोई इंपॉर्टेंस नहीं। उन्होंने कहा मिस बड़ी इंपॉर्टेंस है। पता है आप उन्होंने क्या जवाब दिया? दिल करे नहा लो, दिल करे ना नहाओ। और मैं बाद में, उस वक्त तो खैर वो एक लाइटर नोट पर थी, बात चली गई, लेकिन मुझे बताएं कि ऐसा है नहीं? दिल करे शेव कर लो, दिल करे ना करो, है नहीं ऐसा? दिल करे खाना खा लो, दिल करे ना खाओ। तो हम दिल से बड़ा ऑपरेट करते हैं, जो कि बड़ी गलत सी चीज़ है। हमारी प्रैक्टिस ये नहीं होनी चाहिए कि हम दिल से ऑपरेट करें। हम टाइम ओरिएंटेड हो जाएं तो बात वहीं पे बनना शुरू हो जाएगी। बट ये एक बड़ी स्किल है सीखने वाली कि कैसे दिल को छोड़ें। यहाँ पर आप 100 डेज आपको रखवाया जाता है दिल के बगैर, रह ही लेते हैं ना एब्सटिनेंस में। सोब्राइटी नहीं तो एब्सटिनेंस तो मिल ही जाती है ना। और बीच में आपने बहुत दफ़ा एक्सपीरियंस किया होगा, चले 100 के 100 डेज़ नहीं तो बीच में बड़ी दफ़ा एक्सपीरियंस किया होगा कि दिल भी आना शुरू हो जाता है, फिर चला भी जाता है, फिर आ जाता है, फिर चला जाता है। ये एक ऑन गोइंग सी एफर्ट है और जर्नी है जो आपको लेकर चलनी पड़ेगी, जिसमें कभी दिल आ जाएगा, कभी चला जाएगा। लेकिन हमने अपने प्रोग्राम, अपने गोल, अपने पर्पस से नहीं हटना, चाहे जो मर्जी हो जाए। फिर अगर ईद आ जाएगी यहाँ पर तो ईद भी यहीं गुजर जाएगी। अगर न्यू ईयर यहाँ पर गुजर गया तो कोई मुझे बताएं, कोई क़यामत तो नहीं आ गई। लेकिन बाहर कभी सोचा था, कभी सोच के ही खौफ नहीं आ जाता था कि न्यू ईयर पे मैं कैसे अलग थलग रह लूँ? कभी एक्सपीरियंस किया था ये जो इस बार एक्सपीरियंस किया, जो भी नए लोगों ने यहाँ पर किया? या चलें आप लोगों के बैच में तो ईद नहीं आएगी, कभी आप लोग इमेजिन करें यहाँ बैठ कर के, चलें अगर सोचें परसों ईद और हम यहीं पर हैं तो क्या होगा? ये तो बड़ी अच्छी इंसाइट है सोचने वाली है। नहीं, मैं आपको बताऊं, हमें ये बड़ी चीज़ देखने को मिलती है हर साल ही जब ईद वगैरह आनी होती हैं। तो पिछले एक हफ्ते से ही ना एंग्जाइटी शुरू हो जाती है पेशेंट्स की, और फैमिली मीटिंग्स में सिर्फ ईद चल रही होती है। हम भी यहीं पर होते हैं, लेकिन अब आपकी ये इंटरप्रिटेशन है। कोई कहेंगे कि नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता ईद फैमिली के बगैर। तो फिर हम उनसे ये सवाल पूछते हैं कि पिछली ईद पर तो घर ही थे ना हम, तब तो विलिंग वेज नहीं थे, तो वो फैमिली के साथ गुजरी थी? चलें आप लोग बता दें, सलमान साहब पिछली ईद गुजरी थी फैमिली के साथ? पिछली जितनी भी ईदें नशे में गुजरी थी वो कहाँ, कैसे गुजरती थी? वो सारी चांद रात को पार्टी शुरू होती थी, ईद की सुबह तक आफ्टर पार्टी ख़त्म होती थी, और उसके बाद आँख कब खुलती थी? तीसरे दिन या चौथे दिन। अब ये हमें बातें आप लोगों से ही पता चली हैं, और मैंने अंदाज़ा लगाया है सबसे बातें सुनकर कि ज़्यादातर में यही कहानी होती है। ज़्यादातर में, चले हम ओवर जनरलाइज नहीं करते कि सब में होती है, लेकिन ज़्यादातर में ये होती है। सालिक साहब एग्री करते हैं? फैमिली के साथ होने से मेरा वो मतलब नहीं है कि फैमिली के साथ नहीं होते, घर पर ही थे, होते फैमिली के साथ ही थे, वैसे नहीं प्रेजेंट होते थे उनके साथ, वैसे नहीं उस दिन को एंजॉय करते थे जैसे करना चाहिए। ये जैसे यहाँ पर आप लोग क्लीन होते हैं ना, तो बर्थडेज, शादी, ईद,
इन सारी चीज़ों के लिए बड़े जज्बात अंदर से निकल रहे होते हैं जो आम ज़िंदगी में भी निकलने चाहिए। लेकिन आम ज़िंदगी में जब हमारे पास नशे होते हैं तो हमें उससे बढ़कर कोई मज़ा नहीं नज़र आ रहा होता। तो हम कभी, मैं तो एट टाइम्स इस एक्सपीरियंस को बड़ा एंजॉय भी करती हूँ जब पेशेंट्स बार बार फैमिलीज़ को ईद और उसकी चीज़ कह रहे होते हैं ना कि चलें एटलीस्ट जज्बात जागे तो है ना। या किसी की बर्थडे आई है, जिस तरह कल सालिक साहब ने मुझे अपनी अम्मी की बर्थडे के बारे में जो जज्बात का इजहार किया, मुझे अच्छा लगा काफ़ी सुनकर। चलें हम ये भी कह सकते हैं कि आउटडोर्स होने के लिए भी बीच में कुछ था, लेकिन कुछ फैक्टर बीच में बड़ा जेन्युइन होगा कि मैं अम्मी के साथ टाइम स्पेंड, मैंने एक रूम रखने के लिए कहा है। मतलब अगर हम रियलिस्टिकली सोचें कि अगर हम ये कहें कि वो जाने के लिए कर रहे थे तो चलें ठीक है, बीच में कुछ परसेंटेज वो भी होगी, लेकिन जो एक बीच में जेन्युइन पार्ट था ना कि अम्मी के साथ टाइम स्पेंड करना है, डिनर करना है, उनको बर्थडे विश करनी, वो जेन्युइन भी था। और हम यहाँ पर देखते हैं कि पेशेंट्स बड़े उनके जज्बात निकल रहे होते हैं बाहर अपनी फैमिली के लिए, तो मैंने उस पर उनको अप्रिशिएट भी किया। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, हमें हमें हर चीज़ को साथ लेकर चलना चाहिए, लेकिन जो हमारा अल्टीमेट गोल है ना, उससे इधर उधर नहीं होना। हम किसी ऐसी मज़े में ना चले जाएं, या हम किसी चीज़ से इतना अट्रैक्ट होकर ऐसा ना कहीं कर लें कि जो जिस काम के लिए करने आए थे वो तो हो नहीं सका। तो ये डील अच्छी तो नहीं होगी वाइस साहब, ऐसा ही है। तो जो चीज़ आपको सक्सेस देगी ना, वो सिर्फ आपकी कमिटमेंट होगी अपनी रिकवरी के साथ। वो बिल्कुल भी सोशल इंटेलिजेंस नहीं होगी कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, वो बिल्कुल गुड लुक्स नहीं होंगे कि आप बहुत हैंडसम दिखते हैं तो शायद ये चीज़ आपको रिकवरी में ले जाए, वो बिल्कुल आपकी फ़िज़िकल हेल्थ पर डिपेंड नहीं करता है कि आप कितनी मसल्स बना लें और ये सारी चीज़ें, वो बिल्कुल आपकी आईक्यू पर डिपेंड नहीं करती कि आप कितने ज़हीन हैं या ज़हीन नहीं हैं। वो जिस चीज़ पर डिपेंड करती है ना कि आपको सक्सेस मिलनी है, वो सिर्फ ग्रिट है, वो सिर्फ वो पैशन है, वो परसेवरेंस है जो आपको आपके गोल से मिला देगी किसी भी दिन, और आप उस चीज़ को एंजॉय करना शुरू हो जाएंगे। डॉक्टर साहब हमेशा एक बात कहते हैं, मैं आप सबकी अटेंशन चाहूँगी, प्लीज़ बीच में से ना कुछ बात करें तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ, कि अक्सर फैमिलीज जब इस सवाल के साथ आती हैं ना कि अक्सर जब फैमिलीज़ या पेशेंट्स रिबटल्स के तौर पर ये बात कहते हैं ना कि फिर आपके इलाज का क्या फ़ायदा, इतने लोग तो वापस आ जाते हैं, तो वो शायद वो डिफेंसिव करना चाह रहे हों हमें, या इस तरह से कोई बीच में कोई और चीज़ के, ये भी तो फैक्ट है ना कि देखें आपके इलाज के बाद लोग रिलैप्स कर जाते हैं और वापस आ जाते हैं। तो वहाँ पर मैंने हमेशा डॉक्टर साहब को एक चीज़ कहते सुना है कि इलाज का मतलब ये नहीं होता, या वन शॉट डील नहीं होती कभी भी, कि हम 100 दिन के बाद कहें कि जी परफेक्ट हो गए हैं, गुड टू गो हैं, अब ये जाकर जो मर्ज़ी करें। हर इलाज का एक परहेज़ होता है, आपको वो परहेज़ बता कर भेजा जाता है। आप किसी डायबिटोलॉजिस्ट के पास भी गए हैं तो वो आपको जब घर भेजेगा अपना छोटा सा इलाज करके, तो वो ये नहीं कहेंगे कि आप जाएं मौजें करें, खाएं पिएं, दबा के मीठा खाएं, ये तो नहीं कहेंगे ना। वो कुछ एहतियातें लिखी हुई भी देंगे, बोल कर भी बताएंगे कि ये करना है, और अगर आप उन चीज़ों पर अमल नहीं करेंगे तो क्या होगा, बीमारी वापस आ जाएगी, और जब बीमारी वापस आएगी तो फिर क्या होगा, दोबारा इलाज कराएंगे। तो नशे की बीमारी में भी सेम प्रिंसिपल अप्लाई होता है, आप लेकर जाते हैं, मसला आता है, आप वापस लाते हैं। अब वापस लाने का मतलब खाली इंडोर्स नहीं है, यानी स्ट्रक्चर से जोड़े रखना बस, फिर लेकर जाते हैं, मसला होता है, वापस लाते हैं, लेकर जाते हैं, मसला होता है, वापस लाते हैं। ये चीज़ चलती रहती है, यानी ये चीज़ हमेशा जारी रहेगी, जो कि ग्रिट के प्रिंसिपल पर अप्लाई होती है कि ये चीज़ जारी रहेगी। और फिर किसी टाइम बीच में नेचर रोल प्ले करती है कि आप ये चीज़ करते जा रहे हैं और फिर बीच में नेचर ने अपनी एंट्रेंस की है, और वहाँ पर आपके बिलीव्स बदल जाते हैं, आपका ईमान बदल जाता है और आपको रिकवरी मिल जाती है। यानी अगर हम बीच में, अगर हम इस सिलसिले को तोड़ देंगे ना कि ठीक तो हो नहीं रहे तो अब हमने नहीं जाना, तो वो वाला पार्ट तो मिस हो गया जहाँ पर नेचर ने रोल प्ले करना था, हमारी उस डेडिकेशन, हमारी उस कंसिस्टेंसी पर। तो ग्रिट इस चीज़ का नाम है कि आप जो जोड़े रखते हैं अपने आप को उस चीज़ से, आपका पैशन ख़त्म नहीं होता उस चीज़ की तरफ, और बीच में ना किसी भी टाइम ईमान बदल जाता है और आपको रिकवरी या सोब्राइटी मिल जाती है। परसिस्टेंस, परसिवरेंस, पैशन, ये सारे इसके मतलब हैं। ये नहीं, आप लोगों ने ये नहीं समझना कि ग्रिट स्टैंड्स फॉर जी से कुछ और आर से कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक वर्ड है जिसके लिए डिक्शनरी में ढेरों वर्ड्स हैं, जो भी पैशन, परसिवरेंस, परसिस्टेंस, कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन, इस चीज़ का मतलब निकालते हैं। जैसे परसिवरेंस है वेरी लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए, यानी जब हमें पता हो कि बड़ी देर बाद हमें वो कुछ मिलने हैं रिजल्ट्स, तो फिर हम उसके लिए मोटिवेटेड होते हैं ना। जैसे मिसाल के तौर पर हमारा वेट है हमारे
एक्चुअल यानी जितना हमारा वेट होना चाहिए उससे कोई 25 किलो ज़्यादा, ठीक है। अक्सर लोग ऐसा नहीं करते कि शादी आने वाली होती है किसी भी फैमिली में, तो वो कहते हैं कि अब मेरा 1 महीने में वज़न 25 किलो ज़्यादा होता है, 1 महीने में मैं 30 किलो कम कर लूँ। सोचते हैं ना हम ऐसे अनरियलिस्टिक सी चीज़ें कि मैं बस 1 महीने में ये सब कुछ कर लूँ। तो हम हमेशा शॉर्ट टर्म या क्विक फिक्सेस की तरफ जाते हैं, लेकिन अगर हम एक लॉन्ग टर्म चेंज लाना चाहते हो कि मैंने 1 साल का टारगेट रखना है और मैंने इतना अचीव करना है, तो उसके लिए आपको ग्रिट की ज़रूरत होगी। यानी 1 महीने में तो भूख हड़ताल करके आप जो कुछ भी करेंगे वो सामने ही होगा, लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म गोल की तरफ जाते हैं तो पैशन वहाँ पर रिक्वायर्ड होता है, वहाँ पर परसेवेरेंस रिक्वायर्ड होती है, वहाँ पर कमिटमेंट और उस चीज़ से जुड़े रहना रिक्वायर्ड होता है। क्विक फिक्स का कभी भी आपको फ़ायदा नहीं होगा। यानी 42 डेज़ चैलेंज, 30 डेज़ चैलेंज, ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, इसमें कोई जुगाड़ ही होता है एट द एंड ऑफ द डे। कुछ भी हो जाए, वो वाटर वेट हो सकता है, वो मसल लॉस हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, वो आपको बहरहाल किसी ना किसी तरह से वापस पे करना पड़ेगा जब आप सब कुछ छोड़ते हैं और नॉर्मल हालत में वापस आते हैं। तो जो ग्रिट है ये लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए आपको बड़ी मदद देती है जब आप जुड़े रहते हैं अपने इलाज के साथ। फिर ये स्टेमिना है, नहीं इसको स्टेमिना भी कहा जाता है कि आप थकते नहीं हैं। आपका अगर आप इस पर काम करते रहते हैं तो ये बढ़ती रहती है। यानी अक्सर हम यहाँ पर कहते सुनते हैं कि जिस तरह हम काउंसलर्स हैं, मैं अगर सबके बिहाफ पर बात करूँ तो हम अपना स्टेमिना हमेशा क्राइसिस जितना होता है ना उससे ज़्यादा के लिए बनाते हैं। यानी अगर मिसाल के तौर पर सिर्फ बता रही हूँ कि अगर मिस नायाब अपनी तकलीफ़ की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है और वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा यानी हमारी तरफ भेज भी रही हैं, या वो अपनी परेशानी की वजह से बाकी पेशेंट्स भी मसले में आ रहे हैं, तो हमारा स्टेमिना इससे ज़्यादा मसले को डील करने के लिए होगा। हम फैमिलीज़ को भी ये कहते हैं कि अगर आपका बच्चा आपको जिस तरह फैमिलीज़ कहते हैं ना कि वो पीछे ही पड़ गया, उसने फिर कहा मुझे 2 फ़ोन, उसने 10 दफ़ा कहा, 100 दफ़ा कहा और फिर मुझे देना पड़ा, तो हम कहते हैं अगर वो 100 दफ़ा आपको कहते हैं ना फ़ोन दे दो, तो आपका कम से कम 110 दफ़ा सुनने की आपके अंदर स्टेमिना या कैपेसिटी होनी चाहिए, तो जाके आप डील कर सकते हैं इन चीज़ों के साथ। यानी शुरू में अगर हम बिल्कुल उस स्ट्रक्चर में नहीं है तो पहले 10-15 मिनट ही भाग कर तो बस ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह जाता है, लेकिन करते 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 फिर आप बड़ा उस पर आपका स्टेमिना बन जाता है और आप थकते नहीं हैं। आप अपनी एनर्जीज़ को देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा हैं पहले से। फिर ग्रिट इज़ स्टिकिंग टू योर फ्यूचर डे इन डे आउट। यानी कोई भी दिन ऐसा नहीं आता, कोई भी टाइम ऐसा नहीं आता जब हम अपने गोल से हटते हैं, हम स्टिक करते हैं हमेशा उसी एक चीज़ से। तो अब्दुर्रहमान साहब, क्लियर हुआ आपको कि ग्रिट का मतलब क्या है? यानी अक्सर लोग इससे कंफ्यूज होकर समझते हैं कि ये एब्रीविएशन है या इससे कोई अलग अलग मतलब बनते होंगे। ऐसा नहीं है, ये सेल्फ एक वर्ड है और इस दुनिया में या हमारे पास डिक्शनरी में जितने भी ऐसे वर्ड हैं जो पैशन, परसेवेरेंस, जो स्टेमिना, जो कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन को के मतलब बनाते हैं, वो सारे हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन या कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बताएं। घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी बकवास ना कर तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मोज़े के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।